नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच में जो बड़ा विषय जिस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल हुगली में, पश्चिम बंगाल के हुगली में कई बड़ी बातें कही हैं। और जब उन्होंने बड़ी बातें कही तो उसमें बंगाल के विभाजन से लेकर के बर्बादी तक का उल्लेख किया, और अब बदलाव का दौर भी चल रहा है। तो सवाल ये कि ये बर्बादी तक क्यों झेलना पड़ा, विभाजन से लेकर बर्बादी तक बार बार पश्चिम बंगाल को, इसका इतिहास क्या है, कैसे ये सब हुआ था, और पश्चिम बंगाल के विभाजन और बर्बादी के लिए जिम्मेदारी किसकी किसकी बनती है, इन सभी बातों की चर्चा करनी जरूरी है। और यह भी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उल्लेख भी किया कि पश्चिम बंगाल में मजहबी एजेंडा चलाया गया पहले की सरकारों के द्वारा दशकों तक, आजादी के बाद भी, और क्या इसीलिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया था? क्या यही उद्देश्य था, और घुसपैठ के पीछे उद्देश्य क्या था? लेकिन इन सब के बीच अब जब वहां पर सरकार बदली है तो अब जो बदलाव की नई बयार है, और अब जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर है वो कैसी है? क्या आप पीछे जितनी गलतियां हुई हैं पहले की सरकारों के द्वारा, अब उनको सुधारने का काम हो रहा है? इन सारी बातों पर आज हम राष्ट्रमंच में इस बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे, पश्चिम बंगाल में बर्बादी वर्सेस बदलाव की। और जब इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, पार्टियों के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले पर जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा वो, और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं नेताओं की, वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली में शनिवार यानी कल कहा कि बंगाल की हवा में एक अब नई ताजगी है, बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। सुनिए। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए हैं, अब उसे भरने का काम शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। तो बदलाव की बयार चल पड़ी है, विकास की योजनाएं लगातार लागू हो रही हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इसके पहले जो हुआ उसको लेकर पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने के बजाय पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी की सरकारों ने इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी
दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। बात जब घुसपैठ की हो और जब उस पर कार्रवाई की बात हो तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार इस पर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो इस देश में जन्मा हो। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। ये बात गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में कही थी, क्योंकि बीजेपी ने इसको पूरे देश में एक मुद्दा बनाया, लेकिन बंगाल में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि उनके नेता तो कहते हैं बांग्ला कोई भाषा नहीं, वो तो बांग्लादेशी बताते थे। ये बीजेपी पर हमला बोला। तो बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि सभी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से भगाया जाएगा। बंगाल को डिप्राइव किया। उनका लीडर ट्वीट करके बोला बांग्ला लैंग्वेज कोई बांग्ला लैंग्वेज ही नहीं है, वो बांग्लादेशी लैंग्वेज है। हमारा यहाँ का जो इमिनेंट पर्सन्स था उनको नाम डिस्टर्ट करके, उनका बारे में इंफॉर्मेशन डिस्टर्ट करके वो बंगाल का इंसल्ट कर रहा था। तो अभी बंगाल का जो जनता है वो सब देख रहे हैं और भाजपा जो सोच रहे हैं, जनता का सोच एक नहीं है। सभी घुसपैठिया को यहाँ से निकाला जाएगा और जहां भी रहे, पाताल तक अगर रहेगा तो उसको वहां से निकाला जाएगा और यहाँ से उसको सभी को फिर से बांग्लादेश में यहाँ से जैसे कि सरकारी जैसे कि जो तैयार किया है, जैसे तय करके रखे हैं, यहाँ से सबको फिर बैकपुश किया जाएगा। वहीं टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने कहा कि टीएमसी के कार्यकाल में दरअसल पश्चिम बंगाल में बहुत काम हुआ है। कोई कुछ रोक नहीं सकते हैं। अगर तृणमूल सरकार जब थे, आप अगर देखेंगे क्या क्या काम हुआ, इतना काम हुआ तो आपको मानना पड़ेगा ममता बनर्जी बहुत काम किया है। कोई उन्नयन को कोई रोक नहीं सकते। बंगाल की राजनीति के एक और प्रमुख नाम है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो अक्सर केंद्रीय नेतृत्व से अलग रुख लेते रहते हैं। उन्होंने कहा, आज सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि पार्टियां भी घुसपैठ कर रही हैं। आज घुसपैठ करके वो नेशनल सिटीजन पार्टी दिल्ली पहुंच गए और बीजेपी पार्टी के साथ देने वाले टीएमसी की नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित शाह जी को सावधानी बरतने की जरूरत है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की पार्टियों को भी घुसपैठिया हो रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये जो आपने बातें सुनी, इसमें जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया है और पूरे देश में बनाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि घुसपैठ को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में इसलिए होती है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए रहें या रोहिंग्या घुसपैठिए रहें, वो कई चरणों में और फिर लगातार कई दशकों तक आते रहे। और बंगाल का पहले विभाजन हुआ था, उसके बाद कैसे उसकी बर्बादी हुई, आज हम राष्ट्रमंच पर इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आपको कुछ सवाल बता देते हैं जो आज हम राष्ट्रमंच पर पूछ रहे हैं।
बंगाल को विभाजन से लेकर बर्बादी तक क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि जब आप वो दास्तान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बंगाल के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। दूसरा सवाल, बंगाल के विभाजन और बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? आजादी के पहले से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही, जो आरोप लगाया मजहबी एजेंडा का, तो किसने चलाया पश्चिम बंगाल में मजहबी एजेंडा? चौथा सवाल, दशकों तक, आजादी के बाद दशकों तक घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया वहां की राज्य सरकारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था इसका? और पांचवा सवाल कि अब जब वहां नई सरकार बन गई है बीजेपी की, शुभेंदु अधिकारी की, तो अब पश्चिम बंगाल में बदलाव की क्या नई बयार बह रही है? बदलाव आ रहा है? इन सारे मुद्दों पर करेंगे बात, सारे सवालों पर राष्ट्रमंच पर। और आज राष्ट्रमंच पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं केया घोष जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। केया जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। संजय सरकार जी, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी के समर्थन में बातें भी रखते थे, और बड़ी बात यह कि आज तक संजय जी को आपने देखा होगा कि वो ऑनलाइन जुड़ते थे, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले हरी पोशाक में रहते थे, अभी रंग भी बदल गया है। अच्छा, अभी पीला है प्रकाश दा, अभी पीली पोशाक में आज बड़े चमक रहे हैं। और मेरे साथ उनका एग्रीमेंट हो गया, वो बंगाल छोड़कर बाहर चले गए। आते हैं, बिल्कुल ये चलेगा, तकरार और नोक झोंक बिल्कुल हम लोग करेंगे। ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में, विपक्ष के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत ऋषि जी। प्रकाश चंदलिया जी बोल चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक, बहुत बहुत स्वागत प्रकाश दा औपचारिक तौर पर। और अनंत विजय सर, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो बात प्रकाश दा कह रहे थे कि संजय सरकार ने आज हरा नहीं पहना, तो अनंत सर का ड्रेस थोड़ा सा हरा सा लग रहा है। अनंत सर, थोड़ा ड्रेस हरा सा लग रहा है आपका, खैर कोई बात नहीं। संजय सरकार बहुत प्यारा रंग है भाई। लालचंद जी, हाँ। लालचंद जी, हरा रंग हिंदुत्व का, गणेश जी का रंग है। अच्छा, क्या बात है। जो आज आपका विषय है, वो विषय इन्हीं रंगों की बदलती शब्दावली पर भी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इसको विस्तार देंगे सर। लोगों को रंगों को अलग कर दिया गया। ठीक है, रंगों को लेकर भी विस्तार देंगे। और जो बात कही गई कि मजहबी एजेंडा चलाने की कोशिश की गई दशकों तक, वो कहीं ना कहीं इससे आकर जुड़ती है क्या? लेकिन पहले प्रकाश दा, आपके पास कल पश्चिम बंगाल दिवस था, हुगली में प्रधानमंत्री पहुंचे, और कल जो प्रधानमंत्री पहुंचे सरकार गठन के बाद पहली बार पहुंचे, है ना? सरकार गठन को करीब करीब कितने 9 मई को हुई थी, तो करीब करीब 1.5 महीने या 1.5 महीने में अभी थोड़ा कम 40 दिन हुए होंगे लगभग। 40 दिन बाद प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही प्रकाश दा। उन्होंने विभाजन तक का उल्लेख किया, उन्होंने उसके बाद घुसपैठ से किस तरह से बर्बादी की गई दशकों तक, उसका उल्लेख करके बड़ा हमला बोला। आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया प्रकाश दा? लालचंद जी, पश्चिम बंगाल पूरे देश के साथ कदम ताल कर रहा है, ये ऐसा आभास हम लोगों को पहली बार हो रहा है। हम लोग कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों ने अगर पिछले 50 वर्षों का इतिहास करें, बार बार हम दोहराते हैं कि 34 वर्षों का वामपंथी शासन और 15 वर्षों का माननीय ममता बनर्जी का शासन रहा है। उनको हमने देखा, पुरानी बातों को अगर छोड़ भी दें तो उन्होंने किस प्रकार इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, ये सबने देखा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अवदान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में जिस प्रकार पूरे देश के समक्ष रखा है, ऐसा शायद बंगाल के भी अधिकतर लोगों को जानकारी में नहीं रहा होगा, और जो राजनीति से वास्ता रखते हैं उनको भी नहीं रहा होगा। और जो लोग विशेष करके वामपंथियों ने, ममता बनर्जी की सरकार ने इस बात को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं रहे होते और उनका शौर्य नहीं रहा होता, उनका पराक्रम नहीं रहा होता, तो आज ये पश्चिम बंगाल में जो हिंदू होमलैंड है वो नहीं भारतवर्ष में नहीं रहा होता। इसके लिए उन्होंने नमन किया। और जो ममता बनर्जी ने तो 14 अप्रैल का जो दिन है उसको पहला वैशाख का जो मनाते हैं, एक बड़ा उत्सव है बंगाल का, उसको ही बंगाल दिवस घोषित कर दिया था। लेकिन राष्ट्रवादी सरकार ने पूरे देश का हित जो देखती है, उन्होंने इस पर चिंतन किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो 20 जून का जो कार्य था, और तारकेश्वर से ही उन्होंने ये उद्घोष किया था, इसलिए तारकेश्वर की भूमि को उन्होंने चुना है, और ये बहुत बड़ा एक संदेश पूरे देश में गया है। देखिए, इतिहास के साथ में वामपंथियों ने जबरदस्त खिलवाड़ किया, और ममता बनर्जी की जो सरकार रही उसने भी खिलवाड़ किया। अब इतिहास की किताबों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नंदीग्राम और सिंगूर का
खंडित जो उनका विचार है उसको उन्होंने थोपने की कोशिश की, वो पढ़ाया जाने लगा। लेकिन इतिहास की किताबों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को, उनके अवदानों को कभी शामिल करने की कोशिश नहीं की। 50 वर्षों में बंगाल औद्योगिक धरातल पर कहां खड़ा है वो आज हम सब जानते हैं। एक जमाने में बंगाल का जीडीपी में रेशियो 24% था, 24%, और आज हम 5.6% से भी नीचे गिर चुके हैं। जी, कहां हमारी भूमिका है? हजारों उद्योग चले गए ज्योति बसु के शासन में, यूनियन बाजी का वो दौर। केया दीदी बैठी हैं और भी हमारे मित्र बैठे, वो जानते हैं कि यहां पर बड़े बड़े जूट का कारखाना, पूरे भारतवर्ष में जूट में नंबर 1 उद्योग होता था बंगाल का। यहां पर सारी सुविधाएं हैं, आधारभूत ढांचे हैं, यहां पर समुंदर है, पोर्ट है, एयरपोर्ट्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उद्योगों को उन्होंने पनपने नहीं दिया। यूनियन बाजी के कारण बाटा चला गया और ममता बनर्जी आए तो टाटा को हटा दिया। बल्कि ममता बनर्जी की सरकार की शुरुआत तो टाटा को भगाने से हुई। ठीक, संस्कृत में कहते हैं ना, प्रथम ग्रासे मच्छी का पात। अगर पहले ही ग्रास में मच्छी आ जाएगी तो कहां चलेगा। 15 वर्षों में ममता बनर्जी BGBS के नाम से बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट करती थी, हजारों करोड़ रुपए खर्चे कर दिए। और अभी शुभेंदु दा ने कुछ दिनों पहले यह भी बताया कि 635 करोड़ तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी को दिया गया, 635 करोड़ रुपए। तो उद्योगों पर भी इनका ध्यान नहीं रहा। पूरा पश्चिम बंगाल जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो बिल्कुल जो रिकॉर्ड रहा है दादा, जो रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ कम्युनिस्ट शासनकाल में 54,000 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए थे। आपने जूट कारखानों का उल्लेख किया, ऐसे और भी बहुत सारे कारखाने थे। पश्चिम बंगाल को उद्योग धंधों के लिए जाना जाता था, अगल बगल के राज्यों के लोग जाते थे वहां काम करने के लिए, लेकिन 54,000 से भी ज्यादा यूनिट बंद हो गया था। लेकिन इस दौरान जो आपने एक बौद्धिक बेईमानी का जिक्र किया कि किस तरह से बंगाल, जो बौद्धिक लोगों की जमीन थी, अनंत विजय सर, जो बौद्धिक बेईमानी बंगाल के साथ की गई, बंगाल को किस तरह से उसका दंश झेलना पड़ा, बंगाल के लोगों को कैसा दंश झेलना पड़ा, विभाजन से लेकर बर्बादी तक का, और आजादी से पहले से लेकर के आजादी के बाद 8 दशकों तक, वो बंगाल जहां से वंदे मातरम निकला, वो बंगाल जहां से क्रांति आई देश में, वो उस बंगाल के साथ ये बौद्धिक बेईमानी शुरू से की गई। अनंत विजय सर। लालचंद जी देखिए, बंगाल के साथ सिर्फ बौद्धिक बेईमानी ही नहीं किया गया, वहां सांस्कृतिक और सामाजिक बेईमानी की भी नींव पड़ी। आज हम हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं पूरे देश भर में, और कानपुर से जाके कानपुर और कन्नौज के इलाके से जाकर पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से निकाला था। कलकत्ता से इसको क्यों निकाला गया था, इस पर विचार करने का, और इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कलकत्ता से इसलिए निकाला गया था, कलकत्ता हमारी सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी थी वहां। बिल्कुल। और इस पत्रिका का जो ध्येय वाक्य था लालचंद जी, वो था हिंदुस्तानियों के हित का हेतु। तो हिंदुस्तानियों के हित का हेतु जिस शहर से होता हो, जिस राज्य से होता हो, वो राज्य किस स्थिति में पहुंच गया कि हरे रंग को मुसलमान से जोड़ दिया गया। अब बौद्धिक बेईमानी की ये जो पराकाष्ठा है, इस पराकाष्ठा की नींव स्वाधीनता के बाद कांग्रेस पार्टी ने डाली, और जो राजनीतिक हिंसा के बारे में लोग लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं अभी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के कुछ पुराने अंक पलट रहा था, उसमें जब सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में वहां चुनाव हुआ था तो यही सारी बातें थी। बंगाल में नहीं बदला, मतलब शुरुआत उसी समय हो गई थी। उसी समय ये कहा गया था कि किस प्रकार बूथ लूटे गए, किस प्रकार लोगों को वोट देने से मना किया गया, किस प्रकार दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए हत्याएं की गई। ईपीडब्ल्यू में विस्तार से 54 पेज का लेख है। तो मुझे हैरानी हुई कि हम लोग ये समझते हैं कि लेफ्ट के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक बेईमानी का आरंभ हुआ, लेकिन इसका आरंभ सिद्धार्थ शंकर रे के समय ही हो गया था। वही सिद्धार्थ शंकर रे जिन्होंने इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगाने की राह दिखाई थी। तो ये सब चीजों को अगर देखते हुए लगे तो कांग्रेस, और फिर कांग्रेस की इस लीगेसी को लेफ्ट ने एक नई ऊंचाई दी। उसने राजनीतिक हत्याएं आरंभ की, उसने अपने विरोध के विचार को समाप्त करने के लिए, आप देखिए अभी लोग बहुत सुविधाजनक तरीके से ये आरोप लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी में तोड़फोड़ कर रही है, टीएमसी को समाप्त कर दिया। आप बताइए, जब लेफ्ट का शासनकाल आया तो कांग्रेस का क्या हुआ, कहां गई कांग्रेस पार्टी? और जब टीएमसी का शासन 2011 में आया तो कहां गई लेफ्ट? लगभग पूरी पार्टी 3 दशक से जमीन के सारे कार्यकर्ता शिफ्ट कर गए थे।
मैं वही कह रहा हूं, कार्यकर्ता क्यों, नेता कहाँ है? बगैर नहीं, कार्यकर्ता शिफ्ट करने की कोशिश तो अभी भी हो रही है, लेकिन बीजेपी ने दरवाजा बंद कर रखा है। लालचंद जी, बगैर नेता के कार्यकर्ता बगैर कार्यकर्ता के नेता उसी तरह है जिस तरह बगैर क्रांति के कोई भीड़ जमा हो जाए जी। तो मुझे लगता है कि नेताओं को ये एहसास है कि किस दल के साथ जाने पर कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ेंगे। तो ये बड़ा सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल रीजन है बंगाल को पीछे जाने का, और बंगाल को पीछे ले जाने में कांग्रेस, लेफ्ट और ममता, ये तीन खंभों तीनों पर जिम्मेदारी जाती है। जो आपका पांचवा प्रश्न है लालचंद जी, उसका उत्तर मिलने में अभी समय लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस अंत में एक बात मैं गड्ढे भरने में समय लगेंगे, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। बहुत आदर करता हूं मैं संजय सरकार जी का, उनके बारे में एक बात बोल दूं। बोल दीजिए। देखिए, बदलाव की बयार बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के बयान से नहीं दिख रही है, संजय सरकार जी के पदनाम से भी दिख रहा है। अच्छा, जो प्रवक्ता टीएमसी हुआ करते थे, इन दिनों राजनीतिक विश्लेषक हो गए हैं, और ये इनकी पीड़ा है। इनकी पीड़ा मैंने अपने टेलीविजन डिबेट में इनके साथ देखा है, तो रोते हुए देखा। टीएमसी को जिस प्रकार से स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ के कारण इस स्थिति में पहुंचाए, संजय सरकार जी जैसे लोग लेकिन बदलते आनंद सर, लेकिन इस मामले में संजय दा की तारीफ कीजिए कि ऐसी विपरीत परिस्थिति बंगाल से लेकर यहां तक दिखाई पड़ रही है। ठीक है, संजय दा ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपनी बातें रखने के लिए आते हैं, इसको जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं, और संजय दा उसके बाद हमारे साथ कई बार ऑनलाइन भी जुड़े, आज स्टूडियो में भी आए हैं। मैं उस चीज को बहुत इसकी सराहना करता हूं कि संजय दा आकर कम से कम अपनी बातें रखते हैं। बहुत सारे लोग तो अनंत जी अपनी बातें ही नहीं रखते हैं लालचंद जी, ये अब भी ममता जी के समर्थन में बातें करते हैं बहुत मजबूती के साथ। अभी तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। ये कुछ राजनीतिक कारण होंगे जिसके कारण इन्होंने अपना पदनाम बदला, लेकिन अंदर से मूलतः ये तृणमूल कांग्रेस के घनघोर तो अच्छी बात है ना सर, जहां बड़े बड़े नाम पाला बदल रहे हैं, और इसके लिए इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक, मैं करता हूं, मैं भी वही कर रहा हूं। जहां बड़े बड़े नाम इधर से उधर हो रहे हैं, वहां संजय दा अगर अपनी बातों, अपने विचार को लेकर टिके हुए हैं, मैं इसका आदर करता हूं। लेकिन पहले ऋषि शंकर मिश्रा जी, ऋषि सिन्हा जी सोच रहे हैं कि उनकी प्रशंसा तो आज तक आपने नहीं की। मैं ऋषि जी के पास जा तो रहा हूं, ऋषि जी बहुत मजबूती से, ऋषि जी कई बार खुद बोलते हैं कि भाई हमको खाली राजनीतिक विश्लेषक बोलिए, तो मैं बोलता हूं, लेकिन मैं कई बार कहता हूं विपक्ष के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले ऋषि शंकर। संजय सरकार की पार्टी के नेता तो एक चुनाव हारे हैं, ऋषि जी के पार्टी के नेता तो 100 चुनाव हार चुके हैं। ठीक है ऋषि शंकर मिश्रा जी, सवाल को पहले फ्रेम कर लेते हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, पहले सवाल को फ्रेम ये करते हैं कि हमारा ये कहना है कि चलिए, आजादी के समय जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, बात उस समय थी कि पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान को दे दिया जाए। इस बात का क्रेडिट श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं और भी बड़े नेताओं को दिया जाता है कि उन्होंने बंगाल के आधे हिस्से को बचा लिया भारत के लिए। चलिए, वो वहां तक विभाजन हुआ। विभाजन के बाद पहली सरकार 30 सालों तक, कम से कम 30 सालों तक रही वहां कांग्रेस की सरकार। ऋषि शंकर मिश्रा जी, 30 सालों में क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठ का सबसे बड़ा स्लॉट कहते हैं ना, घुसपैठ का सबसे बड़ा स्लॉट 1971 में जो आया, उस पर कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो पहली जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है ऋषि शंकर मिश्रा जी, विभाजन से लेकर बर्बादी तक। लालचंद जी, देखिए, मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट किया, जैसे आप तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को इस पक्ष विपक्ष के रूप में क्लासिफाइड करते हैं, उसी तरह मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि पत्रकारों को भी आप क्लासिफाइड कीजिए। ये बीजेपी समर्थित पत्रकार है, ये विपक्ष समर्थित पत्रकार है, और डिबेट में हमारे भाई, बड़े भाई अनंत विजय जी सरकार समर्थित पत्रकार है, ऐसा इनका परिचय जरूर दीजिए। अच्छा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये छोटे भाई के बात तो सुन तो 10 सेकंड दे दीजिए, बड़े भाई को 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि जी। कल ही कांग्रेस पार्टी के, कल ही भारतीय जनता पार्टी के, और क्या कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुझे कहा है कि मेरी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो मैं बस आपकी जानकारी में बता रहा हूँ। बस सही बात है। मैं देखिए, ये सिर्फ जस्टिस साहब
राजनीतिक विश्लेषकों के साथ मत कीजिए, हमारे पत्रकार और बड़े भाई आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, इन लोगों के साथ भी कीजिए। मैंने देखा है अनंत सर कई बार कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय बिल्कुल अलग रखते हैं, मैंने देखा है, इसलिए तो आदरणीय है, इसलिए आदरणीय है। मैं अच्छा, मुद्दे पे आ जाइए, छोड़िए अनंत, ठीक है, मुद्दे पर आइए। पहली जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है विभाजन से बर्बादी तक की। नहीं, देखिए जैसे देखिए विभाजन का जो थ्योरी किसने लिखा, उसको लेकर तो आप कहेंगे नहीं। जो इनके जो आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, जो क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, उन्होंने तो पहले टू नेशन थ्योरी का जन्म दिया था धर्म के नाम पे। बहुत पहले सर सैयद अहमद खान जी के बातों को जरा सुनिए, पढ़िए। सर सैयद अहमद खान जी ने क्या कहा था? ठीक है, मान लीजिए मैं आपके बात से सहमत हूँ। वीर सावरकर, जिसको आप वीर सावरकर कहते हैं, उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी धर्म के आधार पे कहा था या नहीं कहा था, जिसको बाद में जिन्ना ने ऑप्ट किया। और कैसे ये जो बीजेपी और जिन्ना की मुस्लिम लीग पहले बन गई थी साहब। सुन तो लीजिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद आप काउंटर। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जिन्ना जी की मुस्लिम लीग पहले बन गई थी। जिन्ना की मेरा जो लय टूट जाता है, हम कमजोर विद्यार्थी हैं, थोड़ा हमको कितने मजबूत विद्यार्थी आप, कितना पकड़ के रखते हैं मामलों को। चलिए ठीक है, बोलिए। सुन तो लीजिए। देखिए, ये बीजेपी या आरएसएस से संबंधित जितने भी विचारधारा के जो लोग हैं, कैसे देश को गर्त में ले जा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे बड़े भाई अनंत विजय जी हरा कलर के कपड़ा पहने हुए हैं। मैं मानता हूँ हरा कलर जो है गणेश जी का पसंदीदा कलर है, लेकिन हमारे जो इनके आदरणीय गिरिराज सिंह हैं, वो हरे मतलब क्या कहते हैं? हरा रंग मतलब मुसलमान और हरा रंग मतलब पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक जागरण में छपा है। गिरिराज सिंह का बयान किसी चुनाव में उन्होंने दिया था। उस पर गिरिराज दा सफाई देंगे ना, जब गिरिराज दा से बात करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और आप उस पर बताइए, आप उस पर बताइए जो अनंत विजय सर ने कहा कि सारी गड़बड़ियों की शुरुआत सिद्धार्थ शंकर रेड्डी जी के टाइम में हो गई थी। अब ये अनंत विजय जी का मानना है। ये जो वर्तमान में जो 14 से अब तक का सरकार है, घुसपैठ को लेकर क्या किया उन्होंने, बता दीजिए। कितने लोगों को इन्होंने देश से बाहर किया। अब आसाम में तो ऑलरेडी डाटा है आपके पास, कितने हिंदू कितने मुसलमान हैं जो घुसपैठिया हैं। हिंदू को छोड़ दीजिए, कितने मुसलमान को आपने बाहर किया है। तो ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं। देश को बांटने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा देश में जो ये नहीं किए, इसका समर्थन नहीं करेगा कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए। लेकिन चुनाव आते ही इनको घुसपैठिया याद आ जाता है, चुनाव आते ही इनको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। और पर्ची वाले प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? केया जी यही जवाब देंगे, केया जी से ही जवाब लेंगे। पर्ची वाले प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे आप? ठीक है, पर्ची देके यही ठीक है। घुसपैठ को लेकर जो कुछ हो रहा है उम्मीद करेंगे आप, और जो हुआ है घुसपैठ को लेकर जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह जो कर रहे हैं, तो मैं आ रहा हूं। केया घोष जी जवाब देंगी आपको, संजय सरकार जी भी बात रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद केया जी जवाब आपको देंगे और संजय सरकार जी भी ये कहेंगे कि इसके लिए तृणमूल कितनी जिम्मेदार रही बर्बादी को लेकर, घुसपैठ को लेकर के। इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान।
तीनों कॉलेज में। डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, और राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस। बड़े विषय पर बड़ी बहस क्या है? बड़ी बहस आज यह है कि बंगाल के विभाजन से लेकर बर्बादी तक का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया और अब बदलाव की बयार। केया घोष जी को जवाब देना था। केया घोष जी बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ चुनाव के समय घुसपैठ का मुद्दा छेड़ देते हैं। असम में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और घुसपैठिए को लेकर कदम क्यों नहीं उठाते? केया घोष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल दिवस मना के हम बंगाली सारे पश्चिम बंगाल के निवासी का मान बढ़ाया है, और इसके साथ साथ जो इतिहास मिटा दिया गया था कांग्रेस से, वामपंथियों ने और तृणमूल कांग्रेस से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अवदान, वो सामने अभी आने का बारी आ गया है। लोगों, जो बच्चे हैं, हमारी अगली जो पीढ़ी है, उनको भी पता लगना है। अब मेरे पहले जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, प्रवक्ता ही मैं बोलूंगी क्योंकि वो आड़ में तो विवाद हो जाएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ही हुए। तो ये बोल रहे थे कि पर्ची वाला प्रधानमंत्री। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, अरे आपका तो आंख मानने वाला विपक्ष दल नेता है, उनसे हमको सीखना पड़ेगा जो सेंचुरी कर चुके हैं लगातार हारने का, और उनसे सीखना पड़ेगा कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ लालचंद जी। पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में लगातार इतने सालों से वामपंथियों के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए जो जूट मिल, चटकल हम लोग बंगला में बोलते हैं, चौटफल, वो बंद हो रहा था। आज एक और 2 दिन पहले हमारे जो लेबर मिनिस्टर है माननीय अर्जुन सिंह जी, उनका निर्देश से 2 चटकल बनारस में अरे रोकिए ना भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तथ्य नहीं है। यहाँ से प्रधानमंत्री सांसद है, वहाँ बनारसी साड़ी का क्या हुआ जो विश्व प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी बनारस में जो लघु केंद्र हैं, जो इसका क्या स्थिति है, पूछिए लालचंद जी से। हम मेरे बात पर विश्वास मत कीजिए, लालचंद जी से पूछिए। विद्वान पत्रकार है, अनंत विजय जी यूपी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। यदि ईमानदारी पूर्वक विश्लेषण करेंगे तो उनको ये जानकारी होगी बनारस में बनारसी साड़ी कहाँ से बन के आता है, बांग्लादेश से बन के आता है। केया घोष जी की आवाज पहुंच नहीं रही है। केया घोष जी देखिए जरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का? केया घोष जी नहीं, मैं तो आधा घंटा चुपचाप बैठी रही, इनका झूठ, लगातार झूठ बकवास सुनती गई। बनारस में बनारसी साड़ियों का क्या पोजीशन है बहना, बताइए। बनारसी साड़ियों का क्या पोजीशन है? बनारस में बनारसी साड़ी बनता है, बताइए। आप तो महिला हैं, आदरणीय सम्मानित बहन है हमारी। बनारसी साड़ी का क्या पोजीशन है बहन, बताइए। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के सर्वत्र निवेदन कर रहा हूँ, बनारसी साड़ी का क्या पोजीशन है? वहाँ बनारसी साड़ी बनारस में बनता है, जहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री सांसद हैं। केया जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, केया जी की आवाज में कुछ दिक्कत है। केया जी कुछ देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरे ऑडियो में दिक्कत नहीं है, ये बार लगातार अगर ऐसे करते रहेंगे तो मेरी आवाज कैसे आपको सुनाई देगी? ये जब बात कर रहे थे, इतना धैर्य नहीं है, इतने अभद्र लोग हैं कांग्रेस से कि इनका धैर्य नहीं है। जब मैं बात कर रही हूँ मेरी पार्टी से, मैं तो आपके जैसे वो मुखौटा पहन के नहीं आई हूँ, मैं अपनी पार्टी के इसमें आई हूँ, रिप्रेजेंटेशन में आई हूँ। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, बर्बाद हुआ था पश्चिम बंगाल, अब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। आप अगर पश्चिम बंगाल की जनता को देखिए, उन लोग खुश है, उन लोग बोल रहे हैं कि रास्ता सफाई हो रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा का 3000 रुपए 50 लाख माताओं को अब तक मिल चुका है। हर चीज जो पश्चिम बंगाल में इतना सालों से नहीं हो रहा था, और घुसपैठिया के बाद मुझे बताइए ना, घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां से शुरू करके हर लोग ये पश्चिम बंगाल से लेके सारा देश में सप्लाई करते थे। SIR का विरोध है,
एसआईआर का विरोध क्यों किया था इन्होंने? कि उनको पता है एसआईआर होने से जो वोटर नहीं है वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो मृत वोटर हो, ट्रांसफर वोटर हो, डेड वोटर हो, और घुसपैठिया, रोहिंगा और बांग्लादेशी वोटर जिनके अंदर इनका दिल बसता है। लालचंद, इनका दिल बसता है क्योंकि यही है इनका कोर वोट बैंक। और मुझे बताइए ना, ये राहुल गांधी जी चुनाव से पहले टेंपल रन क्यों करते हैं? वो देश को, पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, सारा देश को जिन्होंने बांटा है, वो अभी धर्म के आधारित पे, अब वो कास्ट के आधारित पे, जाति के आधारित पे बांटना चाहते हैं। हर चीज जो भारत के अखंडता के खिलाफ है, उसमें अब कांग्रेस और उसका छोटा भाई, सॉरी बहन बोलूंगी, तृणमूल कांग्रेस को अब देखिएगा। तो पश्चिम बंगाल में जो 20 जून पश्चिम बंगाल दिवस है, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं, आज के दिन भी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 15 अगस्त की जगह 18 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि वो जगह चला गया था ईस्ट पाकिस्तान में, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद इस समय जो दृश्य चल रहा है ना, इस समय जो दृश्य चल रहा है केया जी, वो ईस्ट पाकिस्तान का ही एक दृश्य, एकदम ताजा दृश्य है। क्या वहां हो रहा है, उसी का दृश्य दिखा रहे हैं केया जी, कि देखिए कि वहां पर किस तरह से सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा। प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का अनादर वहां हुआ है, स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है वहां बांग्लादेश में, उसको लेकर वहां के अल्पसंख्यक सड़कों पर उतरे हैं। यही स्थिति क्या पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश थी संजय सरकार दा को लाई? संजय सरकार मैं बस दो लाइन बोल लीजिए, उसके बाद संजय सरकार 10 सेकंड लूंगी। पश्चिम बंगाल में जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जय श्री राम को उनको गाली लगता था, आप क्या सोच सकते हैं? जो रामचंद्र के जिस दिन भव्य राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, उस दिन जिन्होंने पूजा किया, पुलिस से उनको अरेस्ट किया गया। तो ये अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार आ जाती, तो आज मैं स्टूडियो या आपसे बात करने की काबिल नहीं होते रामचंद्र जी, ये हकीकत है। लेकिन संजय सरकार तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में। संजय सरकार जी बताइए, घुसपैठ से लेकर के मजहबी एजेंडा तक, जो अब तो आपको देखिए परिचय में भी राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है, तो अब आप बढ़िया से विश्लेषण करके बताइए कि वामपंथी सरकारों से लेकर के तृणमूल तक में इन दो चीजों पर, घुसपैठ पर, मजहबी एजेंडे पर किस तरह से काम हुआ, क्या हुआ, जो कि हमें अलग अलग तरह के नजारे दिखाई पड़े पश्चिम बंगाल में कई जगहों से, मुर्शिदाबाद से, मालदा से, बशीरहाट से, संदेश खाली से, क्या क्या नहीं देखना पड़ा। दादा संजय, देखिए सबसे पहले तो बोलने चाहेंगे जो 1934 से 38 के बीच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कलकत्ता विश्वविद्यालय, मतलब वहाँ का मतलब जो चांसलर रह चुके। जी तो हम इनको क्यों नहीं मानेंगे, मैं बताता हूँ। धरित्री मुखर्जी, धरित्री गंगोपाध्याय, उमापद मुखर्जी जो ये थे, ये दोनों जैक जो वहां पर थे, जैक को सैल्यूट नहीं करने के कारण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये दोनों को बुरी तरह से पीटे थे। क्यों नहीं सैल्यूट किया था? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी के पक्ष में थे। तो हम इस आदमी को कभी भी, मेरे सामने एक स्वतंत्रता सेनानी तो बहुत दूर के बात है, मैं देश के एक मतलब जो एक गद्दार के हिसाब से मैं मानता हूं। मैं बताता हूँ, एकदम बताता हूँ। सुन लीजिए, आपको सुनना चाहिए। क्या किया था? जब मास्टर सूर्य सेन का सर का कीमत 10,000 रुपया रखा गया था, इसको 60 रुपया इसको तनख्वाह लेते थे अंग्रेज गवर्नमेंट से 60 रुपया तनख्वाह लेते थे। आजादी को खिलाफ आदमी को अगर आजादी को मानेंगे, हम नहीं मानते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देशभक्ति और मानवता पर कोई सवाल नहीं हो सकती, ये कोई सवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वीसी से लेकर के और बंगाल को बचाने से लेकर के कश्मीर में बलिदान तक के लिए जाना जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। इसलिए ये नैरेटिव नहीं चलेगा।
ये नैरेटिव नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स मानने पड़ेगा। अनंत विजय सर नहीं मैं आपको हमको बोलने दीजिए, बोलने का जब मौका, हम एक सही बात बोला, बोलिए लेकिन आप जैक को सैल्यूट करने के लिए मारा गया था। जी जैक को क्यों सैल्यूट करेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार को? बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर बात होनी चाहिए। वो वाली बौद्धिक बेईमानी जो लंबे समय तक इस देश में चली है, वो बौद्धिक बेईमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल प्रकाश जी एक मिनट, प्रकाश जी को लाइए। प्रकाश जी बताइए क्या है ऐतिहासिक सत्य, क्या है ऐतिहासिक सत्य जो है वो सबसे पहले प्रकाश जी ऐतिहासिक सत्य बताइए क्या है। एक मिनट रुक जाइए, एक करके रुक जाइए। जो सवाल आपने उठाया उस पर जवाब प्रकाश जी जवाब। सर देखिए, सड़ी गली मानसिकता से लिखी गई इतिहास क्या मानसिकता है? आप मानते हैं जब जैक को समर्थन करने, सैल्यूट करने के लिए दोनों का बेट से मारा गया था, एक लट्ठी से पीटा गया था, पूरा तरह से पीटा गया था। आपको मतलब ये भाई दरिद्र समाज दोनों को कॉलेज से कलकत्ता विश्वविद्यालय से मतलब यूनिवर्सिटी से उसको एक्सपेल भी कर दिया गया था। आप इसको समर्थन करते हैं? आप समर्थन करते हैं? आप आजादी का नाम दिया, आप भी एक देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हैं। आप लोग कुछ भी मत नहीं माना जाता। ऊंचाई पर मत थूकने का काम कीजिए। ऊंचाई पर राष्ट्रद्रोही कीजिए। जिसको समर्थन कर, आप जैक को समर्थन कर रहे हैं, आप श्यामा मुखर्जी को वो तथ्य रख रहे हैं। प्रकाश जी तथ्य रख रहे हैं। आपको धरित्व उमापद जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? आप देश की आजादी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा देश को अंग्रेजों को गुलाम था, अभी किसी को गुलाम के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। बड़े भाषण गोलमेज पर जाकर नाश्ता वो नहीं करते थे। गोलमेज पर नाश्ता कौन करता था वो हम जानते हैं। राष्ट्रद्रोही है। गोलमेज पर नाश्ता करके किसने देश का विभाजन करवाया? अंग्रेजों के साथ गोलमेज पर नाश्ता करके किसने देश का विभाजन करवाया? ये सब जानते हैं। इतनी अच्छी चल रही थी, ये पूरी डिबेट को तहस नहस कर दे रहे हैं। संजय सरकार सड़ी गली मानसिकता से उतर गए। 15 साल के बाद की पार्टी को नाबूद कर दिया गया है। शेख शाहजहां, जागीर खान के बिछाने पर चलने वाले लोग की सड़ी गली मानसिकता वाली किताबों पर पन्ने उठाए। अनंत विजय सर उसको समझता हूँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी मानसिकता गलत है देश का। अनंत विजय सर आपको ये देश में रहने का ठीक है, अब रुक जाइए अब रुक जाइए। संजय दा रुकिए। अनंत विजय सर को लाइए, अनंत विजय सर को लाइए स्क्रीन पर। रुक जाइए, गुलामी करते थे। रुक जाइए दादा। अनंत विजय सर को स्क्रीन पर लाइए। अनंत विजय सर को। अनंत विजय सर कोई सवाल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रभक्ति पर और श्यामा प्रसाद के बलिदान पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान पर कहीं कोई सवाल उठता है क्या? बिल्कुल नहीं लालचंद जी। उठता है इतिहास स्वतंत्रता के खिलाफ जो थे भी नहीं बताया जा सकता है। संजय सरकार जी फ्रस्ट्रेशन में इतने नीचे मत चले जाइए। नीचे नहीं, तो आप स्वतंत्रता के खिलाफ है। आप स्वतंत्रता के खिलाफ है। आप जैसे मानसिक संजय जी, संजय जी मैं आपसे, संजय जी कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप जो है तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू में तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। कुछ भी तथ्यात्मक बात कीजिए, तथ्य पर बात कीजिए, तथ्य पर बात कीजिए, तथ्य पर। वो दिखाई पड़ रहा है। देश की पूरे देश की जनता किसको अपना रही है, किसको नकार रही है, वो भी देख रहे हैं हम। दादा पूरे देश की जनता किसको अपना रही है, किसको सही मान रही है, किसको नकार रही है, वो भी देखिए। आनंद विजय सर रुक जाइए, अब रुक जाइए। सब लोग 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ आनंद विजय सर बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संजय सरकार जी को इतिहास की इन पंक्तियों को कोट करने के लिए प्राइमरी सोर्स तक जाना पड़ेगा। और संजय सरकार जी रुक जाइए, आपसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूं, इसलिए कृपया चिल्लाने का कंपटीशन मत करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इतिहास तथ्यों के आधार पर चलता है, हियरसे के आधार पर नहीं चलता है। अगर इतिहास की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने किसकी शपथ लेके प्रधानमंत्रित्व का पद संभाला था 1946 में? जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन जैक के नीचे महारानी की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। जी 2 दिन बाद जिनका बलिदान दिवस है, जिन्होंने देश के लिए, देश को अखंड रखने के लिए जिन्होंने अपना प्राण का बलिदान दिया था, और ये कांग्रेस के दलाल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दलाल वो सिखाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, पश्चिम बंगाल नहीं होता। यही बात इनके दिल को खटक रही है लालचंद जी। ये नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश का हिस्सा हो जाए पश्चिम बंगाल। ये तो हमेशा से चाहते हैं। इनका पार्टी का ये गलत बात, ये गलत बात। खेला होवे चाहे जय बांग्ला, अब कोई भी स्लोगन ले लीजिए। ये कौन सा देश का स्लोगन था? ये बांग्लादेश का स्लोगन था। ममता बनर्जी का बात पाकिस्तान में सराहा जाता था। तो जय श्री राम में क्या दिक्कत है? जय श्री राम में क्या दिक्कत है आपको? उसके लिए बोलते थे। जय श्री राम में क्या दिक्कत है? अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था? यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया था। बिल्कुल। बाद में उसी बंगाल को लेकर क्या किया? अभिषेक बनर्जी और ममता स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, बाद में बंगाल को लेकर क्या किया? पूरे 80 साल तक आजादी के बाद बंगाल को लेकर क्या किया? और क्या करेंगे? पूरा पश्चिम बंगाल को 15 साल में शोषण करके सिर्फ अपना बैंक बैलेंस उसी को लेकर, मुझे मालूम नहीं है उसी को लेकर बांग्लादेश में क्या हुआ? मिलता था या मिलता होगा या नहीं बांग्लादेश मिलता में जिन होगा। तत्वों ने, लेकिन पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश में जिन तत्वों ने रविंद्रनाथ ठाकुर के उस जगह को नुकसान पहुंचाया, वैसे तत्वों को बढ़ावा देने का काम हुआ। इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए। आप बोल रहे हैं ना लाल जी, जब 1905 अरे पहले माफी मांगिए संजय जी, खोमाचान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपमान करने वाले इंसान ये पैनल में है, इसके लिए मैं शर्मनाक हूं। अरे मेरे पास तो कौन जय बांग्ला नहीं बोलता? बिल्कुल जय बांग्ला, जय बांग्ला और जय श्री राम, जय बांग्ला, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिल्कुल। तो जो नहीं बोलते हैं उनको बढ़ावा मत दिया कीजिए। जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते थे उनको बढ़ावा नहीं दीजिए। जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, नहीं गाना चाहते, उसको फिर बढ़ावा क्यों देते हैं? उसको 8-10 साल तक बढ़ावा देने का काम क्यों हुआ पश्चिम बंगाल में? देश को अखंड करने के लिए जिन्होंने अपना प्राण त्याग किया, आप कौन होते हैं उनके ऊपर सवाल पूछने वाले? आप कौन होते हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले? बीजेपी ने कई बार बांग्लादेश के लिए घबराता था। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी, ममता बनर्जी की बातें पाकिस्तान को पसंद हो सकती है, बंगालियों को नहीं, हिंदू बंगाली को नहीं पसंद है। रुक जाइए, अब बहुत हो गया। ऋषि शंकर मिश्रा जी रुक जाइए। अब ऋषि शंकर मिश्रा जी की भी बात आ जाने दीजिए। ऋषि शंकर मिश्रा जी, एक मिनट। ऋषि शंकर मिश्रा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहे बंगाल हो या देश हो, कहीं पर उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनके बलिदान पर कांग्रेस ने भी कभी सवाल नहीं उठाया। ऋषि जी देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हर हिंदुस्तानी सम्मान करता है, ठीक, और हम भी सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो संजय सरकार जी ने तथ्य रखा है वो भी तथ्य सही है, और हमारे आनंद विजय जी विद्वान पत्रकार हैं, कैसे तथ्य को छुपाते हैं। ये क्या है? आप समर्थन करते हैं तो राहुल गांधी भी देश के गद्दार है। सबसे बड़े देश के गद्दार इस वक्त जो है वो राहुल गांधी जी है। और अगर श्यामा प्रसाद के ऊपर सवाल उठाएंगे तो मैं बार बार बोलूंगी, अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल उठाएंगे, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठना चाहिए कि बार बार वो विदेश में सीक्रेट ट्रिप, गोपनीयता किसके लिए जाने जाते हैं, किसको मिंट करने जाते हैं? क्या उनका मुद्दा होता है कि उनका बात को पाकिस्तान को पसंद आता है, बांग्लादेश को पसंद आता है, जैसे कि ममता बनर्जी की बातों को पसंद आता है इनको? भाग गए, चलो अच्छा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में है,
ये अनंत विजय जी कह रहे हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसके प्रकाश चंद्र जी बताएंगे। प्रकाश जी बताइए, प्रकाश जी सच्चाई बताइए। प्रकाश जी बता रहे हैं। फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रकाश जी आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के किस रिकॉर्ड में आप बताइए जी। अभी हम चेक कराते हैं। गूगल कितना ऑथेंटिक, गूगल से चलेगा क्या? गूगल से नहीं चलेगा। गूगल पर नैरेटिव, गूगल नहीं चलता। गूगल पर नैरेटिव, गूगल पर तो कोई भी नैरेटिव चल पड़ता है। सच्चाई प्रकाश चंद्र जी सच्चाई बता रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके प्लीज, एक एक बांग्लादेशी मानसिकता वाले संजय सरकार आज आप मुझे लगा कि आप पीला शर्ट किनके ये गद्दार आप नहीं कर सकते, गद्दार आप नहीं कर सकते किसी को, सब राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रद्रोह की बात है, अपने इतिहास का महापुरुष। एक मिनट रुक जाइए प्रकाश जी बता रहे हैं। प्रकाश जी जिस मामले का ये उल्लेख कर रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है? प्रकाश जी झूठ बोल रहे हैं सर। केया घोष की आवाज अभी कट रही थी, लेकिन उन्होंने जो कहा कि जय बांग्ला और तमाम नारे तृणमूल संजय सरकार की पार्टी के जो सारे बांग्लादेश से आए हुए हैं, सारे बांग्लादेशी मानसिकता के लोग हैं, इनका मुखौटा उतर गया है। इस आदमी पर अब रुक जाइए तथ्यों पर, सारे लोग तथ्यों पर बात कर लीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, तथ्यों पर रुक जाइए, रुकिए तथ्यों पर बात कीजिए। सब लोग एक दूसरे को गद्दार करने से अच्छा है सब लोग तथ्यों पर बात कीजिए। मैं लौटता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक, रुकिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं। फ्लैग नहीं होस्ट किया था 2002 तक। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और पर्सनल एलिगेशन, एक दूसरे को गद्दार कहने से कुछ नहीं हुआ, तथ्यों पर बात कीजिए। छोटा सा ब्रेक अभी लीजिए। नरेंद्र मोदी के जो एक युग देखा भारत में, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? चाहे वंचित तबका हो, चाहे आदिवासी तबका हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे दलित तबका हो, उन तबकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। ये विश्वास पुनः स्थापित करना, ये विश्वास को कायम करना, मैं मानता हूँ मोदी सरकार की 12 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। अंत्योदय की जो परिभाषा है दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी वहाँ तक पहुँची है। तो इसको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते भी हैं कि डीपेनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हुई हैं, डेमोक्रेसी मजबूत हुई। नाउ इंडिया इज ड्रीमिंग बिग। प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं नए भारत के, न्यू इंडिया के विश्वकर्मा के रूप में ही काम कर रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बात। सीधे इस समय प्रकाश चंदेलिया जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी बताइए। अरे सर मुझे दो सेकंड तो दीजिए प्लीज लालचंद जी। मैं अच्छा पहले 2 सेकंड आप बोल लीजिए, पहले 2 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर प्रकाश। देखिए 1934 से आपकी, अरे सर 10 सेकंड इनको बोलने दीजिए। 10 सेकंड केया जी 10 सेकंड इनको बोलने दीजिए। 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। 1934 से 38 के कार्यकाल में वाइस चांसलर के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये ऑर्डर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड को। कोलकाता से प्रकाश चंदेलिया जी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आप कह रहे हैं प्रकाश जी उस पर बात कीजिए। अब थोड़ा सा समझिएगा, सब लोग रुके रहिएगा, जब बात समझ में आएगी ना सब लोग थोड़ा सा सबके पास आऊंगा, प्रकाश जी को बोलने दीजिए। केया जी आप आओ, प्रकाश जी को थोड़ा बोलने दीजिए। प्रकाश जी मैं संजय सरकार पर रुक जाइए लेकिन ये मानता हूँ कि जिस सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं उस सरकार ने 15 वर्षों तक बांग्लादेश की है, हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान करने वाली तृणमूल सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बात सुनकर खराब लगा। और लालचंद जी एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहता हूँ, जिस समय हम ये डिबेट कर रहे हैं,
अंधभक्ति छोड़ दीजिए तो प्रकाश जी नेता था, उसका नाम था दिलीप चट्टानी। सुन लीजिए ना, महेश कलामिया, बाबा नेरे, 3 आदमी मिलके जाके 2002 में 26 जनवरी के दिन में आरएसएस के दफ्तर में पहले बार क्योंकि उससे पहले घोषित कर दिया। तिरंगा फहराने के लिए नियम अलग था, उससे पहले तिरंगा फहराने का नियम अलग था, राष्ट्रीय फ्लैग में भी है। उसके बाद तिरंगा फहराने को बिल्कुल आम किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। देखिए, मैं लालचंद जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब लोगों के पास तर्क नहीं होते तो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे चले गए, अब तिरंगे पे आ गए। और ऋषि मिश्रा जी जो 4 वर्षों का कालखंड कोट कर रहे हैं, तो ऋषि मिश्रा को बताइए कि इतिहास में जब प्राइमरी सोर्स कोर्ट होता है तो पिन पॉइंटेड होता है, 4 वर्ष का नहीं। इसीलिए कहता हूं कि सेकेंडरी सोर्स पर कभी मत जाइए। जब गूगल की शरण में जाएंगे और डिबेट करेंगे तो इसी प्रकार के सेकेंडरी सोर्स आपको मिलेंगे। और संजय सरकार जी, अभी अभी आपकी पार्टी डेसिमेट हुई है, इस प्रकार के भ्रम मत फैलाइए। हमको ना डुबाया सकता है ना कि ममता बनर्जी एक नेत्री है, ममता बनर्जी एक निशान है, सिंबल है। ममता बनर्जी एक दल है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता है 50,000 बिना नोटिस के 50,000 से आगे बढ़े। उस दिन भी रास्ता है तो ममता बनर्जी की बात सुनिए, केया जी की बात सुनिए, रुक जाइए आप, संजय रुकिए केया जी, कुछ पत्रकार जो है जी, केया जी बोलिए। आपको एक मैं तथ्य बता देती हूँ, इनको बहुत दुख होगा संजय सरकार या ऋषि जी जैसे लोगों को, लेकिन कोलकाता में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल के गोपाल मुखर्जी का नाम से जाना जाएगा। और जो गोपाल मुखर्जी डायरेक्ट किलिंग में वो हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को जिन्होंने बचाया था रास्ते में उतर के, उनके नामांकित होगा एक कोलकाता का रास्ता जो सोहरावर्दी के नाम से जाना जाता था। देखिए सोहरावर्दी का नाम मतलब गोपाल को गोपाल पाठा बोला जाता है। संजय जी स्वागत कर रहे हैं, हम तो स्वागत करते हैं, हमें स्वागत करते हैं हम इसको। गोपाल पाठा बोला जाता है उसको, मालूम है, गोपाल पाठा बोला जाता था उसको, नाम था गोपाल पाठा। हम बोला गोपाल मुखर्जी का नाम बोल रहा था। गोपाल मुखर्जी विधान चंद्र राय का भी साथ में काम किया है। विधानचंद्र राय का भी स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यही तो बदलता हुआ बंगाल है। डायरेक्ट एक्शन के दिन में रास्ते में उतर के हजारों हिंदुओं का जान। ठीक है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, समय भी क्योंकि समाप्त हो रहा है इसलिए मैं एक लाइन बोल देता हूँ। विभाजन से लेकर बर्बादी तक का दंश बंगाल ने बहुत झेला, लेकिन अब जो ये बदलाव की बयार है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ये बंगाल को नई दिशा दे रही है। और बंगाल की जो सांस्कृतिक पहचान सोनार बांग्ला, जो टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसको बिल्कुल उसको बनाने का काम सब लोग मिलकर कीजिए। पीछे की गलतियों को सुधारने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अनंत विजय सर, संजय दास, साथ में ऋषि जी, केया जी और प्रकाश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रमंच पर आज कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्म बहस हो गई क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा था, लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अब बंगाल बदलाव के रास्ते पर निकल पड़ा है। उम्मीद यही है कि यह बदलाव थोड़ा तेजी से हो, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा पिछले गड्ढे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, भरने पड़ेंगे। बहरहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।